आज नई गाइडलाइन के तहत खुली दुकानें। मोकामा में भी सुबह 6 से शाम 6 बजे तक दुकानें गुलजार। हजारीबाग और रामगढ़ में सांसद जयंत सिन्हा की सराहनीय पहल। अक्षय पात्रा फाउंडेशन हजारों जरूरतमंद लोगों को दे रहा मुफ्त राशन। जालौन में वीआईपी न्यूज की खबर का बड़ा असर। माधवगढ़ विकास खंड में हुए फर्जी भुगतान का मामला। सीडीओ ने मामले में लिया संज्ञान, जांच के दिए निर्देश। वहीं कन्नौज में सनसनीखेज वारदात से सनसनी। देर रात घर के बाहर शौच करने गई किशोरी घायल अवस्था में मिली। परिजनों ने दुष्कर्म की जताई आशंका। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पशुपति और प्रिंस समेत 7 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पशुपति और प्रिंस समेत 7 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सीजेएम कोर्ट में ये मामला दर्ज किया गया है। पार्टी के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है और 21 जून को इस मामले में सुनवाई होगी। तो मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पशुपति और प्रिंस समेत 7 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जिस तरीके से 5 सांसदों ने चिराग पासवान को छोड़ दिया और पार्टी में टूट की खबर सामने आ रही है, और इसको लेकर के अब जो है मामला दर्ज किया गया है 7 नेताओं के खिलाफ। सीजेएम कोर्ट में ये मामला दर्ज किया गया है और 21 जून को इस मामले में सुनवाई होगी। तो पार्टी के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। तो मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पशुपति और प्रिंस समेत 7 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सीजेएम कोर्ट में ये मामला दर्ज किया गया है और इस मामले में पार्टी के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। वही खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। बिहार में अनलॉक 2 का आगाज हो गया है। नई गाइडलाइन के तहत तो आज से शहर की व्यावसायिक दुकानें खुलने लगी हैं। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक शहर की दुकानें गुलजार रहेंगी। अनलॉक 2 का आगाज होते ही लोगों को खूब राहत मिल रही है। साथ ही बाजार की रौनक भी बढ़ गई है। बाजार में कोरोना गाइडलाइन का बखूबी पालन किया जा रहा है। वैसे कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता का भी ख्याल रखना लाजमी है। तो वहीं मोकामा शहर में तगड़ी प्रशासनिक व्यवस्था के कारण भी लोगों में गाइडलाइन का पालन करने की होड़ है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुन्ना शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। मुन्ना, जिस तरीके से अनलॉक 2 की शुरुआत हो गई है, हालांकि कुछ सेवाओं में अभी भी पाबंदी बरकरार है, लेकिन आज मोकामा में देखा गया कि सभी बाजार खुल गए हैं और बाजारों में काफी रौनक लौट आई है। मुन्ना जी देखिए, निश्चित रूप से बिहार में कोरोना जो वायरस है उसकी संख्या लगातार घट रही है। अब लगभग 0 पर आ गई है संक्रमण दर। तो निश्चित रूप से बिहार सरकार ने आज से अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अनलॉक 2 अब शाम 6 बजे तक, यानी सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दुकानें खुलेंगी और पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा सभी लोगों को, चाहे वो दुकानदार हो या आम पब्लिक। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ मास्क की अनिवार्यता भी लागू रहेगी और कहीं ना कहीं बाजार में जो भीड़ भाड़ है उसमें कमी आएगी। अब लोग ज्यादा पैनिक नहीं होंगे सामान खरीदने के लिए। तो निश्चित रूप से अनलॉक 2 की प्रक्रिया से लोगों ने राहत की सांस ली है और हर तरफ व्यापारी हो या उपभोक्ता सभी को राहत मिली है। जी, तो जिस तरीके से बाजार खुलने शुरू हो गए हैं और बाजारों में जाहिर सी बात है भीड़ भी अब होनी शुरू होगी। लोग खरीदारी करने के लिए घर से बाहर निकलेंगे। इस दरमियान जो भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क या सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करने के लिए क्या प्रशासन कितनी मुस्तैद है? ये देखिए, मोकामा नगर परिषद का इलाका है, ग्रामीण इलाका है। तो नगर परिषद में नगर परिषद के सौजन्य से पूरे शहर में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह जो कचरे हैं या नाली की सफाई की जा रही है और सैनिटाइजिंग भी की जा रही है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है
कि लोग कम से कम भीड़ न लगाएं बाजार में, और समय चूंकि ज्यादा है, वक्त ज्यादा है, तो खरीदारी के लिए पैनिक न हो। भीड़ लगने से फिर कहीं न कहीं कोरोना की जो तीसरी लहर है उसकी संभावना बन सकती है। तो लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, और अधिकारी अपने स्तर से पूरे इलाके में घूम घूम करके इस प्रकार से अनलॉक 2 का जो गाइडलाइन है उसे लोगों को बता रहे हैं, उसका पालन भी सुनिश्चित कर रहे हैं। पूरी तरह से पूरा इलाका कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहा है आज से। जी मुन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं झारखंड में किसान के मुद्दे को लेकर राजनीति लगातार जारी है। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने सूबे की मुख्य विपक्ष पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी की ओर से आगामी 18 तारीख को किसानों के समर्थन किए जाने के ऐलान को हास्यास्पद बताया है, और साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को किसानों के लिए संकल्पित बताया है। ये बहुत ही हास्यास्पद एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस किया है। आप सभी को मालूम होगा कि जो एमएसपी वो देते थे धान खरीद को लेकर के, उस पर हम लोगों ने बढ़ोतरी किया, क्योंकि हम लोगों ने किसान से चुनाव में भी वादा किया था। और जो किसान धान सरकार के समक्ष अपना बेचे प्रति क्विंटल, उनको जब वो जमा किए उसी समय उसका 50% पैसा का भुगतान कर दिया गया। बाकी के पैसा उनको सरकार ने दूसरे जगह से लोन लेकर के किसानों को भुगतान करने का काम किया। जो स्थितियां थी कि एफसीआई, जिसको कि हम लोग चावल देते हैं, उसकी ओर से कोई भुगतान नहीं करने की वजह से ऐसी विकट परिस्थिति आई। भारतीय जनता पार्टी को राज्य के लोगों को सच्चाई बताना चाहिए कि केंद्रीय एजेंसी जो है, जो भारत सरकार के अधीनस्थ एजेंसी है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसने भुगतान नहीं किया था राज्य सरकार को, इसीलिए किसान को पैसे देने में विलंब। और वहीं अगली खबर राजधानी पटना से है, जहां बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी के घर में आग लग गई है। मंत्री संतोष मांझी के सरकारी आवास पर भीषण आग लगने के बाद घर में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। फिलहाल दमकल की गाड़ियां मंत्री के आवास पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। वहीं मंत्री के घर से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो संतोष मांझी के घर में आग लगी है, शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से शॉर्ट सर्किट की वजह से संतोष मांझी के घर में आग लगी हुई है। हालांकि दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची और आग पर काबू भी पा लिया गया है, और इस बीच किसी भी तरह की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर रख वहीं झारखंड बीजेपी अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। परिपूर्ण राज्य है, और झारखंड की तुलना किसी देश के किसी स्थान से नहीं की जा सकती, बल्कि पेरू नाम का एक जगह है जहां पर खनिज संपदा का परिपूर्णता है, वहां से की जाती है। खनिज संपदा हमारे लिए प्रकृति के द्वारा दिया गया, प्रकृति प्रदत्त खनिज संपदा हमको मिला है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त खनिज संपदा। और वो खनिज संपदा हमारे लिए गौरव का विषय है, हमारे आर्थिक विकास के मापदंड को तय करने वाला विषय चीज। हम हमेशा मांग करते रहे कि यहां पर खनिज संपदा का सदुपयोग हो, खनिज संपदा की तस्करी नहीं हो,
खनिज संपदा का इस देश के लिए विकास में अपना योगदान हो, वैल्यू एडेड हो और राज्य के विकास के लिए वो एक माध्यम बने। लेकिन दुर्भाग्य से जब से ये सरकार आई है, वर्तमान राज्य की सरकार जब से आई है, हेमंत सोरेन जी की सरकार आई है, जब जब यूपीए गठबंधन की सरकार रही यहाँ पर, तब तक इस राज्य में खनिज संपदा का उपयोग राज्य के हित में नहीं, देश के हित में नहीं, यहाँ के लोगों के हित में नहीं, बल्कि स्वयं के हित में करने का काम किया जाता रहा है। आज भी ये परंपरा को फिर से ये राज्य की सरकार चालू की। जब जब यूपीए गठबंधन की आई तो यहाँ पर कोयले का, आप सबको ही जानते हैं किस प्रकार से कोयले की लूट की छूट मिली हुई थी। आज फिर राज्य में राज्य की सरकार जो यूपीए गठबंधन की सरकार है, जिसका मास्टर माइंड कांग्रेस है, दोनों मिलकर के इस राज्य के खनिज संपदा को दोनों हाथ से लूटने का काम फिर से चालू कर दिया। चाहे वो बालू हो, चाहे आयरन ओर हो। इसलिए आज मैं महामहिम के पास फरियाद लेकर के गया था और त्राहिमाम संदेश लेकर के गया था। और त्राहिमाम संदेश में मैंने एक स्थान का उनके पास प्रमाण के साथ चीजों को दस्तावेज देने का काम किया है, और वो है आयरन ओर से संबंधित चाईबासा ठाकुरानी माइंस के संदर्भ में। ठाकुरानी माइंस जो आप सब कोई जानते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है, और वो लगभग 84.6 हेक्टेयर में स्थित है। आयरन उसमें पाया जाता है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत जो लीजधारी आयरन ओर के राज्य के रेवेन्यू को दे नहीं पाए थे, उनको पेनल्टी देने का काम किया था सुप्रीम कोर्ट ने। और झारखंड उसके बाद 2019 में इस ठाकुरानी माइंस को बंद कर दिया गया, और 2019 में बंद करते हुए उसके लीज को रद्द कर दिया गया। हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि जो पेनल्टी जो किया गया है, उस पेनल्टी की रकम को आप जो उनके द्वारा खनिज संपदा जो आयरन ओर था जो किया गया, जो रखा गया स्टॉक में, उसको आप नीलाम करते हुए इसको वसूली की जाए। पदम कुमार जैन पर 334 करोड़ के जुर्माने किए गए थे, और इसलिए सरकार ने पेनल्टी को रकम करते हुए इसकी नीलामी झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को करने का काम किया। यहाँ तक तो बात सतही तौर पर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसके अंदर अब षड्यंत्र प्रारंभ हो जाता है, कॉन्स्पिरेसी शामिल हो जाता है, और उस कॉन्स्पिरेसी में का खेल जिसको कह सकते हैं, वो खेल अब प्रारंभ हुआ, जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप सब कोई जानते हैं कि झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा टेंडर की जाती है। उसके पहले जो माइंस में जो उत्पादित खनिज संपदा था, जिसको आयरन ओर जिसका हम कह रहे हैं, वो आयरन ओर का जो परसेंटेज, जिसको आयरन ओर कितना है, कितना प्रतिशत उसमें आयरन है, इसके लिए जांच के लिए राज्य की सरकार ने 30/5 को झारखंड सरकार के जो लैब है हजारीबाग में स्थित है, उसको भेजने का काम किया। 30/5/2021 रविवार का दिन था, और रविवार के दिन टेस्टिंग के लिए उनके पास भेजा गया, और 31 तारीख को टेस्टिंग की रिपोर्ट भी आ गई। आप सब कोई जानते हैं कि उसके आयरन ओर को जब जांच किया जाता है तो टेस्टिंग की प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन 12 घंटे के अंदर वो रिपोर्ट आ जाता है।
और आप सब कोई जानते हैं कि रविवार का दिन बंद रहता है, सोमवार का दिन रहता है, लेकिन 30 तारीख को रिसीव कराया जाता है इसके सैंपल को और 31 तारीख को इसकी जांच करके राज्य सरकार को दे दी जाती है और 31 तारीख को ही झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में उस रिपोर्ट को दे दी जाती है। अब इस रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट में यह है कि जो खनिज संपदा जो निकली हुई है, आयरन ओर निकला हुआ जो स्टॉक में जमा है, उसका परसेंटेज 40-35 से लेकर के 50% तक है। आप सब कोई जानते हैं कि पूर्व के लीजधारी कोई भी किसी का होगा, वो लीजधारी जब माइनिंग प्लान बनाता है तो माइनिंग प्लान के तहत इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस होता है, इंडियन ब्यूरो माइंस को रिपोर्ट दी जाती है कि हमारे जो हम माइंस कर रहे हैं उसमें आयरन ओर का परसेंटेज क्या है। और पदम कुमार जैन ने आईबीएम को जो रिपोर्ट दिया था, वो रिपोर्ट में 55 से 60%, 60 से 65% तक, 60 से लेकर के 65% तक आया था कि मेरे खान में आयरन ओर है। उतना ही नहीं, पदम कुमार जैन ने झारखंड सरकार के जो खान विभाग है, माइंस डिपार्टमेंट है, उसको भी रिटर्न फाइल में अपने जो संपदा थी खनिज आयरन ओर, उसको 65% दिखाया। इतना ही नहीं, 2020 में डीसी को भेजा गया था कि उस खनिज, वहां की खनिज जो है, वहां के आयरन ओर उसका परसेंटेज क्या है, तो डीसी ने 2020 में भी रिपोर्ट किया था कि ये जो स्टॉक रखा हुआ है उसमें आयरन ओर 65% है। अब इसमें स्पष्ट रूप से है कि झारखंड सरकार, झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा जो माल बेचा जाएगा वो कम दाम में टेंडर लोग लेंगे, वो कम दाम में लेंगे और ऊंची दाम में बेचने का काम करेंगे। ग्रेड कम दिखा करके बेचने का काम किया जैसे इंडस्ट्री और माइंस और मिनरल्स डिपार्टमेंट ने। उसमें डीएमओ का, डायरेक्टर माइंस का और पूरे विभाग का पूरी तरह से मिली भगत है। इसमें राजनीतिक संरक्षण है इसमें, इसलिए इसके 3 नुकसान होंगे। जो 1,07,000 MT माल वहां पड़ा है, उसको बेचने से झारखंड सरकार के रेवेन्यू में 40 से 50 करोड़ रुपए के नुकसान होंगे, सीधे नुकसान होंगे। दूसरा नुकसान होगा कि जो माइंस जो माल खरीदेगा, टेंडर लेगा 1,07,000 का, उसके बाद उसके बहाने जो माइंस बंद पड़ी हुई है वहां से इलीगल माइनिंग करने में उसकी छूट मिल जाएगी उसको। वो एक ही परमिट से कई बार उसका उपयोग करेगा, जो स्टॉक रखा हुआ है उसको लेकर के जाने का काम करेगा, साथ साथ इलीगल माइनिंग उस माइन से करेगा और साथ में फॉरेस्ट एरिया में भी माइनिंग करने का वो काम करेगा, उसकी छूट मिल जाएगी उसको। वो एक ही परमिट से कई बार उसका उपयोग करेगा, जो स्टॉक रखा हुआ है उसको लेकर के जाने का काम करेगा, साथ साथ इलीगल माइनिंग उस माइन से करेगा और साथ में फॉरेस्ट एरिया में भी माइनिंग करने का वो काम करेगा। तीसरी बात और खतरनाक है, और वो खतरनाक इस बात का संकेत देता है कि राज्य के साथ कितना बड़ा नुकसान आज के शासक वर्ग कर रहे हैं। आप सब कोई जानते हैं कि सभी आयरन ओर के जितने माइंस थे वो बंद पड़े हुए झारखंड में। फिर से उसका ऑक्शन होना है, और जब ऑक्शन होगा तो झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा जो माल बेचा जाएगा 40% पर, 45% पर, वही स्टैंडर्ड पर फिर से उसकी नीलामी होगी, जिसके 3 नुकसान हमने बताया। कि सबसे बड़ा नुकसान होगा, दूरगामी नुकसान होगा कि वो माइंस का परसेंटेज हमेशा के लिए 40% पर अटक जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस राज्य को 300-400 करोड़ों का नुकसान का चूना लगाने का ये षड्यंत्र है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आज महामहिम राज्यपाल के पास जाकर के
मैंने त्राहिमाम संदेश देने का काम किया। और आप सब कोई जानते हैं कि झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट के कॉरपोरेशन में जो आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम है उसमें महामहिम को अधिकार है। महामहिम का वहां पर स्टेक 99% है JSNDC में। इसलिए महामहिम के पास मैं जाकर के आज फरियाद करने के लिए गया था और महामहिम ने भी आश्वासन दिया है मुझे कि खनिज संपदा की लूट की छूट होगी तो उसकी जांच कराई जाएगी। हमारी ओर से बस इतना ही कहना था। मैं राज्य सरकार को सचेत करना चाहता हूं, शासक वर्ग को सचेत करना चाहता हूं। खनिज संपदा की लूट की छूट भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। बालू की तस्करी जो हो रही है एक सिंडिकेट के माध्यम से, हमारी नजर उस तरफ है। मैं प्रमाणिक दस्तावेज के साथ उपस्थित हूंगा। जिस प्रकार से शराब के मामले में इस राज्य को धोखेधड़ी में रखा गया है उसका भी भारतीय जनता पार्टी नजर लगाई हुई है। और आज जो मैं गया था उनके पास, महामहिम जी के पास, तो सारे चीजों का दस्तावेज केवल मैंने लिख कर दिया ही नहीं है बल्कि सारा IBM का रिपोर्ट, अखबार का कतरन, झारखंड सरकार में उनके द्वारा दिए गए जो रिपोर्ट है, जैसे माइंस डिपार्टमेंट का DC का रिपोर्ट, ये सारा दस्तावेज मैंने देने का काम किया है। महामहिम को प्रमाण के साथ मैंने देने का काम किया है। IBM का रिपोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट का जो माइंस और मिनरल्स का जो डिपार्टमेंट का रिपोर्ट, 30 तारीख को वहां पर जो रिपोर्ट जो दिया गया जांच करने के लिए लॉ वैसक, और 31 तारीख को रिपोर्ट आ गया। सारे चीजों का हमने पूरी तरह से एक एक दस्तावेज प्रमाणित करते हुए मैंने दिया है। एक एक चीजों को मुझे विश्वास है कि ये प्रमाणिक दस्तावेज के माध्यम से ये जो घटना, ये जो जिस प्रकार की लूट की छूट मची हुई है खनिज संपदा पर, इस पर रोक लगाने का हम सब लोग मिलकर के विचार करेंगे। और जरूरत पड़ेगी तो हम सब लोग खनिज संपदा के रखवाले के रूप में आंदोलन करेंगे सड़क पर भी। कोरोना का कालखंड है, हमारे कई कार्यक्रमों की रचना हम लोगों ने किया है कोरोना गाइडलाइन के तहत, लेकिन खनिज संपदा, दारू, बालू की तस्करी की पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ताओं की पहरेदारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड बीजेपी अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप उन्हें सुन रहे थे, और उन्होंने माइंस के ऑक्शन को लेकर राज्य सरकार को घेरा है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। औरंगाबाद के दाऊद नगर में काराकाट सांसद महाबली सिंह ने सिंचाई विभाग के IB में एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जन समस्याओं को भी सुना। वहीं उन्होंने एनडीए कार्यकर्ताओं से कहा कि अधिक से अधिक लोगों को कोविड-19 रोधी टीकाकरण कराने के लिए जागरूक और प्रेरित करें। कुछ लोग अफवाह में पड़कर गुमराह हो रहे हैं। ऐसे लोगों को एनडीए कार्यकर्ता घूम घूम कर समझाएं कि, और कहा कि कोरोना को हराने के लिए टीकाकरण ही सबसे मजबूत हथियार है और कोरोना महामारी से बचाव के लिए यह जरूरी है। समस्याएं तो अनंत है, एक समस्या होता है, दूसरा समस्या हाजिर रहता है, लेकिन जो भी जनता की समस्या होती है उन समस्याओं को हम लोग समाधान करने की कोशिश करते हैं और समाधान भी होता है। अभी आप लोगों के, अभी आपके यहाँ दाऊद नगर में वो प्रखंड में जो स्वास्थ्य केंद्र है, शायद ये चर्चा हो रही है कि वो अनुमंडल में शिफ्ट करने के लिए, सदर हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए हो रहा है, लेकिन जनता का मांग है कि नहीं वहाँ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।